नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और अल्टरनेटिंग करंट के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट में पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या क्या चीजों को पढ़ा था, ध्यान से समझिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्योर AC सर्किट। अब ये प्योर AC सर्किट में 3 सर्किट एलिमेंट को हम लोगों ने देखा, जिसमें सबसे पहला नंबर एलिमेंट था आपका रेसिस्टर। तो इसको भी हमने लगाया था एसी सर्किट में। अगला नंबर था अपना इंडक्टर, इसको भी हम लोगों ने लगाया था एसी सर्किट में। और इसके बाद तीसरा नंबर था बच्चा कैपेसिटर। दो चार 5 मिनट हम लोग समय देके पिछले वाले चीजों को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, है नहीं, और उसके बाद हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे। देखिए, आप सभी जानते हो इसमें टाइम पास तो हम लोगों को करना नहीं है, इसमें जल्दी से थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जैसे अभी तक में रेसिस्टर का मतलब सर सीधा सीधा एक रेसिस्टर को लाओ और आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ इसको कनेक्ट कर दो, यही कहलाएगा प्योर रेसिस्टिव सर्किट। इसमें बच्चा आपका ईएमएफ आपको पता था कि ईएमएफ कितना है, सर ये रेसिस्टर है और ये ईएमएफ यहां है। ईएमएफ का इक्वेशन था ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है। दूसरा आपने निकाला था करेंट का इक्वेशन। करेंट का जो इक्वेशन आया था बच्चा, ये आया था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इस करेंट के इक्वेशन को यदि आप देखोगे तो आई नॉट यहां जो हम लोगों ने लिखा था बच्चा, इस आई नॉट को हम लोगों ने लिखा था ई नॉट बाई आर। ये कहलाता था अपना पीक करेंट। ये कहलाता था बच्चा पीक करेंट। उसके बाद इस दो के बाद जो तीसरी चीजों को हम लोगों ने देखा हुआ था वो था आपका रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इसमें एक ही रेसिस्टेंस है तो इसी के रेसिस्टेंस को हम लोग इंपीडेंस भी बोलते हैं। तो ये है बच्चा रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस कितना है, ये है सर आर। अब यदि रेसिस्टेंस के बाद अगला नंबर बात करें तो आप देखोगे कि इसका भी एंगल ओमेगा टी था और इसका भी एंगल ओमेगा टी था। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, जैसे मान लो दोनों के बीच हम लोग पहले फेजर बनाते हैं कि फेजर कैसे बनता था, फेजर याद है, इसके ईएमएफ और करंट दोनों के इक्वेशन से पीक वैल्यू को आप ले लीजिए और वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये कहलाता था ई नोट और ये कहलाता था बच्चा आई नोट। क्यों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि सर दोनों का एंगल जो है ना, दोनों का जो एंगल है बच्चा वो एक्चुअली में क्या है, ओमेगा टी है। और इसी वजह से दोनों सेम एंगल पे होता था। तो इसका जो फेजर के साथ इसका जो फेज डिफरेंस आता था, चौथे के बाद ये 5वां नंबर फेज डिफरेंस, इसको हम लोग डेल्टा फाई या फाई से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा फाई या फाई से भी डिनोट करते हैं। ये है कितना, बोले सर इसमें फेज डिफरेंस तो 0 है। क्यों फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो दोनों के एंगल से इसके एंगल में से इसके एंगल को आप घटाओगे तो कितना आएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। तो सर ये तो 0 आएगा। या नहीं तो आप चाहोगे तो इसको लिखना चाहोगे तो आप फाई 2 माइनस फाई 1 कर लेना, फिर आप ऐसे करके आप ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कर लेना, तो ये आंसर फिर भी 0 आएगा। ठीक है सर, फेज डिफरेंस 0 आया था, ये बात तो हम लोगों को समझ में आया। फेज डिफरेंस के बाद एक और चीज बच्चा इसमें इंक्लूड किया जाता है, जो है आपका पावर फैक्टर। बोले सर पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर बच्चा हम लोग बोलते हैं कॉस फाई को। किसको बोलते हैं, कॉस फाई को। ये कितना होता है, आर बाई जेड के ये बराबर होता है, ये रेशियो होता है रेसिस्टेंस और नेट इंपीडेंस ऑफ द एसी सर्किट। बोले इंपीडेंस क्या है, जैसे आप रेसिस्टेंस को जानते हो कि जब किसी डीसी सर्किट में आप
करंट फ्लो करवाने की कोशिश करोगे तो जो रेसिस्टर है वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, तो वो रेसिस्टेंस कहलाता है। सेम टू सेम जब आप अल्टरनेट करंट को किसी सर्किट में जोड़ते हो, सॉरी अल्टरनेट ईएमएफ के साथ किसी रेसिस्टर को जोड़ते हो, तो उस सर्किट के द्वारा, एसी सर्किट के द्वारा एसी करंट को जितना अपोजिशन ऑफर्ड किया जाता है, उसी अपोजिशन का हम लोग बच्चा नाम रखते हैं इंपीडेंस, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आप चाहो तो जेड का नाम लिख देना, इंपीडेंस है कि नहीं, ये जेड है। ये नेट रेसिस्टेंस कहलाता है, नेट रेसिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट का ये बच्चा नेट रेसिस्टेंस समझ लो कि ये नेट रेसिस्टेंस है। बोले सर एक बात बताइए, इसमें तो रेसिस्टेंस एक ही है, रेसिस्टर आर है और एक ही रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस तो आर ही है सर, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बच्चा इसका cos फाई जो आएगा, पावर फैक्टर आपसे पूछा जाता है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है एक्चुअली में वो क्या होता है, तो बच्चा वो कितना होता है बोलना, वो कितना होता है, पावर फैक्टर 1 होता है प्योर रेसिस्टिव सर्किट का। अगला नंबर 7वां, आपने ग्राफ देखा था, याद है ग्राफ। अब ग्राफ में आप लोगों ने क्या देखा था पता, कि भाई हम लोगों ने सबसे पहले इधर ईएमएफ या करंट को रिप्रेजेंट करते थे, इधर टाइम को रिप्रेजेंट करते थे, और इसके बाद एक ग्राफ हम लोग बनाते थे। ये पहला वाला जो ग्राफ मैं बना रहा हूं वो एक्चुअली में ईएमएफ का है, और दूसरा जो कलर का मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चा, ये एक्चुअली आपके वोल्टेज का ग्राफ है। इस दोनों के ग्राफ में देखने के बाद आपको समझ में आया था कि वोल्टेज का पीक वैल्यू, सॉरी करंट का पीक वैल्यू कम है और वोल्टेज का पीक वैल्यू बच्चा यहाँ ज्यादा है। ईएमएफ चाहो या इसको लिख सकते हो, है नहीं, तो दोनों सेम फेज में है, इसलिए फेज डिफरेंस इसका 0 आता था। ठीक है भाई, ये बातें तो हम लोगों को समझ में आ गया था सर, कल ही ये बात हम लोगों ने पढ़ा और इसको देख लिया। फिर इसी तरीके से आपने देखा था दूसरा एक इंडक्टिव। इंडक्टिव सर्किट का मतलब सर अपने पास एक इंडक्टर होगा। इंडक्टर किसको बोलते हैं, जैसे आप सोलेनॉइड का नाम जानते हो, इसको आप अल्टरनेटिंग करंट में एसी में लाके जोड़ दोगे तो क्या क्या चीजें सर जरूरी है, एसी का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा और इसका एल होगा। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चा लोग सबसे पहले आप इसमें भी ईएमएफ निकालोगे, ईएमएफ कितना हो जाएगा सर, इसका ईएमएफ तो पहले से पता है, ई नोट साइन ओमेगा टी, इसका इक्वेशन होता है, सबको मालूम है। दूसरा नंबर आप करंट निकालोगे बच्चा, करंट कितना हो जाएगा बताओ सर, करंट का इक्वेशन होता है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, याद आया, साइन ओमेगा टी। पर यदि आप बच्चा बात करोगे साइन ओमेगा टी, तो इसका जो करंट का इक्वेशन आया था ना कल, आप देखना इसके करंट के इक्वेशन में हम लोगों ने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा था, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 ये इस बात को इंडिकेट करता था बच्चा, ये इस बात को इंडिकेट करता था। अब यहां पे आई नोट ध्यान से देखना, आई नोट जो है ना पीक करंट कितना था बच्चा, बोले सर पीक करंट आई नोट जो था ये था अपना ई नोट बाई ओमेगा इंटू एल। अब यहां देखो, यहां ओमेगा इंटू एल ये रेसिस्टेंस के जैसा काम करता था, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा था, याद है, ओमेगा एल का। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस है कितना, रिएक्टेंस को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो हम लोग एक्स एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दो तरीके का रिएक्टेंस होता है, एक तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और दूसरा होता है बच्चा इंडक्टिव रिएक्टेंस। यदि आप बात करोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक कैपेसिटर सर्किट के द्वारा एसी सर्किट को जितना अपोजिशन ऑफर करवाया जाता है। आप बात करोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो एक इंडक्टर सर्किट के द्वारा एसी सर्किट को जितना अपोजिशन ऑफर्ड किया जाता है नहीं।
ये बात। तो आप यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंस कितना है सर, ये ओमेगा एल के बराबर है। ओमेगा को आप चाहो तो 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो, इंट्रा जब टाइम पीरियड दिया होगा तो इस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे को लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू एल। तो भाई साहब ये वैल्यू आपको रिएक्टेंस के टर्म में याद होने चाहिए आज के बाद, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटे छोटे चीज है जो कि ध्यान रखने की जरूरत है। करेंट के बाद आ जाइए हम लोग तीसरे मुद्दे पे आते हैं। तीसरे मुद्दे के बाद इसका रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोले या रिएक्टेंस बोले, दोनों ही बातें सेम है। इसलिए एसी सर्किट का रेसिस्टेंस नहीं होता बच्चा, एसी सर्किट का क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। एसी सर्किट का बच्चा क्या होता है बोलो, रिएक्टेंस होता है। और एसी सर्किट के रिएक्टेंस को आप लोगों ने देखा बच्चा, वो कितना हो जाएगा बताओ। एसी सर्किट का जो आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा वो एक्चुअली में, अरे भाई वो एक्चुअली में हो कितना जाएगा, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होगा। तो ठीक है सर, रेसिस्टेंस तो आ गया। अब रेसिस्टेंस के बाद फेजर बनाओ। चलो आ जाओ चौथे नंबर मुद्दे पे आते हैं। इसके चौथे नंबर मुद्दे पे आ जाओ, फेजर। फेजर तो आप लोगों ने बनाया था। फेजर क्या था सर, करेंट और ईएमएफ को वेक्टर मानते हुए एक ग्राफ हम लोग रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते थे। फेजर आप सबसे पहले यदि मान लो आपका ईएमएफ ई नॉट इधर है बच्चा, तो आप देखें कि आपका करंट के इक्वेशन में -π/2 आ रहा था। -π/2 मतलब ये π/2 एंगल से पीछे होगा बच्चा, π/2 एंगल से पीछे होगा। तो आपका जो करंट है ना एक्चुअली में π/2 एंगल से पीछे भी होगा और ये छोटा वेक्टर बनेगा, ये बड़ा वेक्टर बनेगा। क्यों छोटा बनेगा, क्योंकि आपने देखा आई नोट जो ई नोट में कुछ ना कुछ डिवाइड डालने के बाद आया था, इस वजह से। तो आप इसको फेजर के रूप में रिप्रेजेंट कर लेना। ये 90 डिग्री पीछे रहता है, तो यहां हम लोग लिख सकते थे करेंट लैग्स बाय 90 डिग्री और π/2 एंगल रेडियन में। करेंट जो है आपका लैग करता था, पीछे रह जाता था, ये बात हमने कल देखा था। उसके बाद जो चीजें को हम लोगों ने देखा था बच्चा, उसके बाद पावर फैक्टर। बोले सर पांचवा मान लो आपको हम पावर फैक्टर पूछ दिया जाए इसमें, तो बच्चा पावर फैक्टर तो आज भी cos फाई ही होगा। कितना सर, ये R/Z के बराबर होगा, R/Z। अब Z कुछ ना कुछ इसका इंपीडेंस है, 2πfl इसका इंपीडेंस तो है, लेकिन इसमें रेसिस्टेंस ही नहीं है इस सर्किट में। इस सर्किट को हमने अकेले इंडक्टर से जोड़ रखा है, इसमें कोई रेसिस्टर नहीं है, तो बच्चा इसका रेसिस्टर 0 है। अब आप Z से डिवाइड करोगे तो ये भी कितना होगा, 0 होगा। तो बच्चा इसका पावर फैक्टर जो होता है ना, एक्चुअली में पावर फैक्टर कितना होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर बच्चा 0 होता है। पावर फैक्टर के बाद मुझे लगता है कि एक चीज छूट रहा है, पेज डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। पहले रुक जाइए, पेज डिफरेंस। पावर फैक्टर को हम लोग अगले में लिखेंगे, पहले हम लोग पहले लिखेंगे, ये छठा है। पांचवा अपना पेज डिफरेंस। पेज डिफरेंस कितना है सर, पेज डिफरेंस या तो आप डेल्टा फाई बोल दो या पाई बोल दो। कितना, या तो 90 डिग्री बोल सकते हो या नहीं तो -π/2 रेडियन में बोल सकते हो। π/2 रेडियन पीछे है, क्योंकि रेडियन जब बोलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग माइनस लगा लेते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आगे क्या होगा बच्चा, अब ध्यान देना, ध्यान सुनना 1 मिनट। पावर फैक्टर भी देख लिया सर। पावर फैक्टर के बाद अगला नंबर जो हम लोगों से पूछा जाता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है पता, एक्चुअली में पावर फैक्टर के बाद हम लोगों को इसका ग्राफ देखना। 1 मिनट, पावर फैक्टर के बाद कुछ और था क्या, नहीं, पावर फैक्टर के बाद हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया था। तो इसके भी यदि हम ग्राफ बनाते हैं ना बच्चा, तो ग्राफ कैसे आएगा सर, ग्राफ तो आप लोगों को पता, कल भी बनाया था कि साइन का एक फंक्शन होगा, तो ये ईएमएफ का एक फंक्शन तो ऐसे ही है। लेकिन आप क्या करोगे, जब करंट बनाओगे तो करंट आपका क्या करता था पता, करंट आपका इससे π/2 एंगल पीछे रह जाता था। अब इसको पीछे π/2 करोगे तो ये देखो ठीक से,
ये ग्राफ कुछ इस तरीके से यहां से स्टार्ट होना चाहिए। जहां आपका करंट 0 है उस समय पे आपका वोल्टेज निगेटिव में वैल्यू है, इस वजह से ये ग्राफ कुछ निगेटिव वैल्यू के साथ ऐसे स्टार्ट होगा। पर एम्पलीट्यूड इसका कम रहेगा, तो आप ग्राफ के एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा ध्यान में रख के ये ग्राफ बना ना, एम्पलीट्यूड दोनों का समान मत कर देना। तो यहां पे क्या होगा बच्चा, ये आपका ईएमएफ है ई नोट और ये आपका मैक्सिमम करेंट है, तो यहाँ पे आप आई नोट लिख सकते हो, है नहीं। तो तरीके से हम लोगों ने नेगेटिव ग्राफ तो हम लोग बनाते नहीं है फिजिक्स में, तो पता ही है, तो इस वजह से हम लोगों ने इतना ग्राफ बनाया होगा, कल देखना। तो ये ग्राफ भी बन गया। अब ग्राफ बनने के बाद सर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, बोले क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात बच्चा ये है कि यदि मान लो कैपेसिटिव सर्किट है या सर्किट आपका कैपेसिटर वाला है, नहीं तो कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए देखना बच्चा हम लोगों ने क्या क्या काम किया था। सर एक छोटा सा अपना कैपेसिटर है और कैपेसिटर को हम लोग क्या करते थे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से जोड़ देते थे। तो इसमें भी हम लोगों ने कुछ कुछ चीजों का निकाला था, जैसे सबसे पहले तो ईएमएफ का इक्वेशन तो भाई सब में सेम ही रहेगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बच्चा ये होगा ही। दूसरा नंबर आप लोगों से पूछा जाता था करेंट, तो बच्चा करेंट आपने निकाला तो था, करेंट कितना निकाला था पता है? इसमें जो करंट आप लोगों ने निकाला था, ये करंट का वैल्यू इतना आया था, आई इक्वल टू कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये प्लस आया था पाई बाई 2। आप देखना प्लस आया था पाई बाई 2, पर यहां पे जो आपने ओमेगा आई नोट लिखा था ना, पीक करंट, आई इक्वल टू आई नोट जो था बच्चा, एक मिनट सॉरी मैं इधर पहले लिख लेता हूं। आपने यहां पे लिखा था बच्चा पीक करेंट, पीक करेंट, और पीक करेंट जो था बच्चा वो आई नोट था, और आई नोट जो था ये ई नोट बाई एक्स सी के बराबर था। पर एक्स सी क्या था, ये इंपीडेंस था, या ये समझ ली रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो रिएक्टेंस के रूप में, तो ये बात तो है। तीसरा के बाद आ जाओ भाई इस पे, दूसरे के बाद तीसरा, इसमें क्या है रिएक्टेंस, करंट के बाद रिएक्टेंस, या ये समझ ले कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब ये सीधा सीधा समझिए ये रेसिस्टेंस ही है, लेकिन कैपेसिटर सर्किट का रेसिस्टेंस है, इसलिए इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बच्चा नाम दिया जाता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई इसको देख लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप लोग इससे लिखते थे सर एक्स सी से लिखते थे। ये कितना था, ये था ओमेगा सी, याद है, ई नोट ओमेगा सी, या आप समझ लो ई नोट ही लिख देते पहले, हाँ तो ये हो जाएगा ई नोट ओमेगा सी, या आपने इसी को लिखा था ई नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी, याद आया कि नहीं? तो यहां से हम लोगों ने इसको लिखा था बच्चा, हो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, 1 मिनट देख लेना। इसको हम लोग लिख देते हैं एक्सी को ऐसे, पीक करंट तो हम लोगों ने लिख ही लिया था ना, ये हम लोगों को सिर्फ एक्सी लिखना था। तो एक्सी आप ऐसे लिखो, एक्सी कितना लिखोगे सर, ये 1 बाई ओमेगा सी के बराबर था, नहीं था, ये था 1 बाई ओमेगा सी के बराबर। इसका कितना था ओमेगा एल, और इसका कितना था 1 बाई ओमेगा सी, कैपेसिटिव इंपीडेंस। ये सही है भाई, देख लेना एक बार सभी बच्चे, फॉर्मूला चेक कर लेना, पिछले जो प्रूफ किया था उसमें देख लेना, चेक करके बता देना सब कुछ से ठीक है कि नहीं। आगे भाई देखो अगला नंबर क्या था, अगला नंबर सर कैपेसिटिव इंपीडेंस जब हम लोगों ने निकाल लिया था, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 1 बाई 2 पाई एफ सी। तो भाई साहब ये एक्स सी का एक और फॉर्मूला है 1 बाई 2 पाई एफ सी भी लिख सकते थे, याद आया? फिर उसके बाद चौथा नंबर जो बातें हुई थी वो फेजर पे हुई थी। तो इसके जो फेजर होगा बच्चा, वो फेजर आप कैसे बनाओगे सर, ये यदि इसके ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है तो इससे 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद, 90 डिग्री आगे एंगल बनाने के बाद आपका करंट का ग्राफ बनेगा आई नोट।
लेकिन यहां पे हम लोग बोलेंगे करेंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री या π/2 रेडियन। जो करेंट है आपका ये लीड कर रहा है, लीड कर रहा मतलब आगे निकल रहा है, किससे? वोल्टेज से। कितना एंगल से आगे निकल गया? 90 डिग्री एंगल से बच्चा ये आगे निकल गया। अब फेजर यदि पता चल गया तो अगला क्या है सर? अगला आप फेज डिफरेंस इसमें भी निकाल लो बच्चा। छठे के बाद 7वां नंबर, पता नहीं नंबरिंग गलत हो गया सर, देख लेना क्या होगा। अगला नंबर है सर फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इसमें कितना होगा? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या होगा भाई? फेज डिफरेंस होगा सर डेल्टा फाई या फाई। ये कितना है? आप देखोगे 90 डिग्री से आगे है, तो इस बार या तो आप 90 डिग्री लिख दो या नहीं तो आप π/2 रेडियन लिख दो, क्योंकि प्लस है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, इसका आ जाओ पावर फैक्टर पे बात कर लो। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जो होता है बच्चा, इसका cos फाई कितना होगा सर? R/x या R/z मान लो, R/z। R/z कितना सर? R ही 0 है, z कुछ भी होगा तो इसका भी पावर फैक्टर बच्चा कितना है? 0 है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा है, कोई भी रेसिस्टर नहीं लगा है, इसलिए इसका R बच्चा 0 है। चलो भाई, उसके बाद आ जाओ इसके ग्राफ पे। अब इसके ग्राफ पे हम लोगों ने देखा था, ग्राफ में क्या देखा भाई? इसका जो ग्राफ होगा सर ईएमएफ का ग्राफ तो आज भी साइन का है, तो ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो आपका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा करंट का वो यहां से होगा, मतलब पॉजिटिव किसी न किसी वैल्यू से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड घट के स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बच्चा ए भाई आ जाओ। तो इस हिसाब से बच्चे लोग हम लोग देखें तो इतना सारा बात हम लोगों ने कल कर लिया था। नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लासों में हम लोगों ने इतना सारा बात हम लोगों ने देखा था बच्चा। ये सारा काम हम लोगों ने पहले ही कर लिया हुआ था। यहाँ पे वोल्टेज और करंट लिखना भूल गए। आप जो ये ग्रीन वाला लाइन देख रहे हो एक्चुअली में ये करंट का लाइन है, और ये व्हाइट वाला जो है ये ईएमएफ का लाइन है ना। ये करंट है, ये टाइम है, ईएमएफ या करंट है ना, ऐसा। तो बच्चा देखो इतना चीजों को हम लोगों ने देखा हुआ था, इतना टोटल डाटा जो है हम लोगों ने कल देखा था। कल जो हम लोगों ने एसी सर्किट में पढ़ा था, थोड़ा सा टाइम हमको लगता है ज्यादा लग गया होगा इसको रिपीट करवाते करवाते, लेकिन हाँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्या है कि क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे कि बार बार जो है मोबाइल देखने के चक्कर में, वो क्या बोलते हैं, कमेंट पढ़ने के चक्कर में कुछ इसमें हो सकता है कि कुछ एक आध इंफॉर्मेशन आप लोगों का मिस कर रहा हो, कल के क्लास में इंक्लूड नहीं हो पाया। इसलिए हमने सोचा कि एक साथ सारे फॉर्मूले सारे एक साथ कलेक्ट कर दिया जाए ताकि बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। चलो भाई ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने एक और बात करना है। एक और बात क्या करना है कि भाई साहब एक और चीज हम लोगों ने देखा था डीसी के लिए। देखो ये आप यहां से ध्यान रखना, डीसी का फ्रीक्वेंसी बच्चा 0 होता है, तो यदि आप इसका फ्रीक्वेंसी 0 रखोगे तो एक्सएल का मान 0 आएगा, और एक्सएल का मान 0 आने का मतलब ये 0 रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। कौन से सर्किट के लिए? डीसी सर्किट के लिए। तो डीसी या मैं कहां लिख दूं इसको, इसी को मैं नीचे लिख देता हूं। हाँ नीचे एक पॉइंट और बना ही देता हूं दोनों में, देखना। फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए जो आपका इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट है कि नहीं ये, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी डीसी का फ्रीक्वेंसी बच्चा कितना होता है? 0। बट यदि आप इसी में कैपेसिटर में आ जाओगे तो आप क्या लिखोगे? फॉर डीसी सर्किट के लिए, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो बच्चा इसके एक्स सी का मान जो होगा ये एक्चुअली में इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि एक्स सी को आप जानते हो 1/2 पाई एफ सी होता है।
नहीं होता, 1/2 पाई एफ सी, 1/ओमेगा एल था ना, ओमेगा सी, तो ऐसा, तो एफ को 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ये ऑफर करेगा, मतलब इंडक्टिव, ये जो कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट behaves like open circuit, for DC, है नहीं, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट को कैपेसिटर क्या करता है बच्चा, ब्लॉक कर देता, आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है नहीं। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन कल के क्लास से हम लोगों को निकाल के रखना था, और क्लास थोड़ा सा ये हो जाता है कि 1 घंटे का क्लास थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं इतना थोड़ा कम पड़ जाता है, पर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसको इंक्लूड करते हुए आगे बढ़े। अब इस सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ देखने के बाद आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा सवाल जरूर आता होगा, जो सवाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सब क्वेश्चन बनेगा कैसे। यदि क्वेश्चंस की बात करें तो क्या हमसे ये सब टाइप के एसी सर्किट के क्वेश्चंस भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रखे यहाँ पे, चलो हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं, टाइम को बिना गवाए हुए थोड़ा सा क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं और इस क्वेश्चंस को देखते हैं। आ जाओ बच्चा। सबसे पहले नंबर में क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कर दिया, यदि रेसिस्टिव सर्किट लेते कि एक रेसिस्टर से इसको जोड़ दिया, तो आप जैसे मान लो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करवा ही देता हूं, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर, मान लो बच्चा एक रेसिस्टर है, इसको मैं बोलता हूं ये 10 ओम का एक रेसिस्टर है, और आपने इसको सप्लाई दिया है एसी, और एसी सप्लाई कितना दिया, मान लो आपने 220 वोल्ट का सप्लाई दिया, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ये है बच्चा फ्रीक्वेंसी मान लो 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है नहीं। तो आप क्या करोगे, आपसे यदि कुछ भी पूछा जाए, जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए पीक करंट, तो आप क्या जानते हो कि भाई पीक करंट निकालने के लिए आई नोट क्या था, ई नोट बाई कितना था बच्चा, ई नोट बाई आर। अब ई नोट कहां से आएगा सर, ये जो वैल्यू दिया हुआ बच्चा ये एक्चुअली में वोल्टेज का वैल्यू है, और वोल्टेज का जो गिवन वैल्यू होता है एसी सर्किट के लिए वो आरएमएस वैल्यू होता है। तो आप क्या करना, यहां से सबसे पहले ई नोट का वैल्यू निकालना, क्योंकि आप सभी जानते हो ई आरएमएस जो होगा वो होगा ई नोट बाई √2, नहीं होगा, ई आरएमएस जो होगा वो ई नोट बाई क्या होगा बच्चा, √2। तो ये जो है 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, तो आप क्या करना, ई नोट बाई √2 रख देना, मतलब ये हो जाएगा, ई नोट का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया था 311 वोल्ट आता था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ध्यान से देखना। अब ई नोट क्या लिख देना, यहाँ पे लिख देना 311 बट्टे आर कितना है भाई, आर तो अपना 10 है, तो सर ये हो कितना जाएगा 31.1 एम्पियर का यहाँ पे करंट, पीक करंट आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। अब करंट निकालने के बाद आप लोगों से पूछा जाता है, अलग अलग चीजें पूछ लिया जाए, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए पावर कितना है, तो भाई साहब पावर क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, और इसका cos फाई का वैल्यू 1 है, तो पावर v इंटू आई कर लेना, आंसर आ जाएगा, है नहीं। कुछ भी पूछा जाए आप कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर मान लो यदि आपसे रेसिस्टर सर्किट होगा तो ये आपको आसान लगेगा। फिर यदि मान लो एक क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस दिया है 14 मिली हर्ट्ज, अब आपसे पूछा गया कि इसको यदि हम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ देते हैं तो आप बताओ इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा और आईआरएमएस का वैल्यू कितना होगा। देखो बच्चा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यदि आप बात करोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस का, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप जानते हो XL होता है, XL कितना सर, ये ओमेगा L, ये कितना सर, ये 2 पाई FL होता था, 2 कितना बच्चा ऐसे रहेगा, पाई का वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो कितना
चाहे तो 22/7 भी रख सकते हो या 3.14 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे आप रख लेना। मैंने यहाँ 22/7 रख दिया, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इसमें। 2 पाई एफ कितना बच्चा सर, फ्रीक्वेंसी तो 50 है, इनटू एल कितना है, एल है सर ये क्या बोलते हैं 14 मिली हर्ट्ज। मिली का मतलब तो आप सभी जानते ही हो, तो मिली का जो मतलब होता है 10⁻³ हेनरी है सॉरी। तो ये 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, ये कट गया, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर ये 44 इधर हो जाएगा, इनटू कितना बच्चा 100, इनटू कितना 10⁻³ टोटल मिला गया कितना हो जाएगा सर, ये 44 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, 2 जीरो मैंने इसको दे दिया, तो ये सर 4.4 ओम आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये रेसिस्टेंस ही तो था, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होगा वही तो इम्पीडेंस का भी यूनिट होगा, वही तो रिएक्टेंस का भी यूनिट होगा। तो चलो ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आ गया। अब इसी में आपसे अगला क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है बच्चा, दूसरा हम लोगों से पूछा गया, ध्यान से देखिए, दूसरा पूछा गया है IRMS हमको निकालना है। देखो बच्चा IRMS के लिए ERMS बाय आपको रेसिस्टेंस, क्योंकि आप जानते हो करंट होता है E/R, पर इस बार R किसका आएगा सर, R तो इस सर्किट का आएगा, यही तो रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस आप यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा बच्चा बोलो, ये हो जाएगा सर 4.4। आप कितना लिखोगे ERMS का वैल्यू, क्योंकि जो गिवन डाटा होता है वो RMS वैल्यू होता है, तो 220 बट्टे कितना 4.4 कर लेना, और ये देख लेना ये 2200 बट्टे 44, शायद मुझे लगता है कट जाएगा, मैं काट देता हूँ, देखता हूँ 1 मिनट, 22 दूनी 44 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चा 50, 100 ऊपर में बच गया, 2 से कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा, तो 50 एम्पियर का इसमें करंट आ जाएगा, है नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि भाई यदि प्योर कैपेसिटी, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो और प्योर रेसिस्टिव सर्किट हो, और छोटा छोटा क्वेश्चन यदि हम लोगों को दिया जाए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर मान लो यदि आपको इसी टाइप के सर्किट में कुछ अलग डाटा पूछा जाए, जैसे मान लो क्या क्या पूछ दिया जाता है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इट्स रिएक्टेंस इज इतना। अब इस बार क्या है कि आपको रिएक्टेंस दे दिया और फ्रीक्वेंसी पूछा, ये उल्टा काम हो गया भाई। जब हमको पता है कि इसका रिएक्टेंस कितना होता है, हम सभी जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट का रिएक्टेंस होता है 2πfL, तो हम लोग क्या करेंगे इसके फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे लोग, पहला नंबर इसके सॉल्यूशन को मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान देना, ये हो जाएगा सर इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए, पहला नंबर हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए सर। हम लोग जानते हैं XL का वैल्यू होता है 2πfL, पर इस बार XL दिया गया बच्चा, कितना दिया गया बच्चा, ये 3142 ओम है, इक्वल टू 2 पाई, पाई का वैल्यू आप जानते हो कितना हो जाएगा 3.14, 2 रख लो क्योंकि ये कट जाएगा पूरा सब पूरा, इनटू कितना सर फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, एल कितना है बच्चा, एल तो अपने को मालूम है 1, ये है अपना दिया हुआ 1 मिली हेनरी, तो 10⁻³ रख दिया। अब इसको गुना भाग ही तो करना है, एफ निकल जाएगा भाई, ये इससे आप पूरा का पूरा काट दोगे तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 3 जीरो, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 जीरो, तो ये देख लेना ये फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा बच्चा, ये कट के 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा कितना 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एफ, तो ये हो जाएगा बच्चा इधर आके फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻6, -6 ऊपर जाके प्लस में 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1/2 को आप 0.5 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻, प्लस में 6। अब इसको आप चाहोगे 10⁻+6 इसको दोगे 6 जीरो, तो ये इस पे 5 जीरो आ जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻, 1 जीरो मैंने इसको दे दिया, तो ये बच जाएगा 5, तो इतना हर्ट्ज की बच्चा इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो भाई फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों को निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस। देखो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, बोला जा रहा है कि यदि कोई कैपेसिटर का ये सर्किट होता तो सेम फ्रीक्वेंसी पे और सेम रिएक्टेंस को मानते हुए बताओ उसका कैपेसिटेंस कितना होता। बच्चा XC हम लोग जानते हैं
सर ये 1/ω/c के बराबर होगा, तो ये हम लोग लिखते 1/2πfc के बराबर इसको लिखते xc को। अब xc का वैल्यू दिया गया, यहां से हमको c निकालना है, तो c आप निकालोगे 1/2π। अब f के जगह पे सॉरी c को इधर लाए तो c के जगह पे हम लोगों को लिखना है 2πf तो आ ही गया, इनटू c के जगह पे x c का वैल्यू रख देना है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, देखो अब हम लोग इसको रख देते वैल्यू को, ये हो जाएगा सर 1/2π इंटू एफ कितना बच्चा, सर ये फ्रीक्वेंसी आया था 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू बता दो c का वैल्यू, xc का वैल्यू कितना है सर, ये तो इंपीडेंस बोल रहा उतना ही होना चाहिए, तो इंपीडेंस था कितना 3142। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, जो होगा जो आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोगों को छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन अब आपसे बनना चाहिए। चलिए भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया? तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि इस बार जो हमने सप्लाई दिया है वो एक्चुअली में वेव के रूप में दिया है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट। अब अच्छा देखो इंस्टेंटेनियस करंट, अभी आप लोगों को याद है कैपेसिटर का जो सर्किट था, याद है कि नहीं? कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट CKT। अब देखना बच्चा, कैपेसिटर सर्किट में हम लोगों ने देखा क्या था कि अभी अभी हमने देखा कैपेसिटर सर्किट का जो इंपीडेंस था, कैपेसिटर सर्किट का इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू देखना, ये कैपेसिटर सर्किट है, इंस्टेंटेनियस करंट का I0 sin ωt प्लस π/2। तो आप क्या करो, I0 sin ωt प्लस π/2 आप लिख डालो I0, तो आप क्या जानते हो सर, ये हो जाएगा I इक्वल टू I0 साइन बच्चा कितना, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। ये π/2 एंगल से आगे रहता था, तो हम लोग इतना तो लिख ही लेंगे, लेकिन अब इसमें वैल्यू चाहिए सर, किसका वैल्यू चाहिए? I0 क्या था सर? पीक करंट, याद आया? पीक करंट। और आप जानते हो सभी बच्चे कि पीक करंट जो होगा सभी बच्चों को मालूम है कि पीक करंट का वैल्यू इसमें कितना है। कितना बच्चा पीक करंट का वैल्यू बता देना सर। ये पीक करंट जो था कितना था बताओ, क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है, तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए E0/1/XC था, याद है? 1/XC था, तो आपने रख दिया इसको। अब ये कितना हो जाएगा बच्चा, XC ऊपर भी चला जाता था, तो ये हो जाएगा XC इंटू E0। ओहो, E0/XC था बच्चा। अब XC का वैल्यू देखना आप लोग कितना हो जाएगा सर, ये XC का वैल्यू था 1/ωc। अब आपको यहाँ कैपेसिटेंस दिया गया है, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा इस इक्वेशन से देखोगे आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो ये सर ये है कितना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो आजो देखते हैं E0 का वैल्यू सर कितना है। एक बार देखो आप E0 का वैल्यू देखो, ये आपका E0 दिया 100, ओमेगा कितना है सर 200 पाई। तो चलो हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे बच्चा, ये हो जाएगा 100/1 ओमेगा का वैल्यू 200 पाई इंटू सी कितना बच्चा, सी था आपका 1 माइक्रोफैराड, तो ये है कितना 1 माइक्रोफैराड, तो 1 इंटू 10 का पावर -6 इतना। अब इसको ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा 200 इंटू पाई का मैं वैल्यू रख दूं, पहले रहने दो, इंटू 10 का पावर -6 इंटू 100 सर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तीसरे बट्टे में था तो इस वजह से हमने इसको ऊपर कर दिया बच्चा। ये हो कितना जाएगा सर, ये हो जाएगा बताएं, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 4 इंटू ये पाई है 3.14 इंटू 10 का पावर -6। अब आप जानते हो 10 के पावर -6 से ये कट जाएगा, 10 का पावर -2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा बोलना, तो 314 दूनी 628, तो ये इतना हो जाएगा 6.28 इंटू 10 का पावर -2, क्योंकि ये एम्पियर है, करंट है, तो इस वजह से इसका यूनिट क्या होगा बच्चा, एम्पियर होगा। अब इस वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हो बच्चा, तो आप रख दो, तो आपका करंट का जो इक्वेशन आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन, वो कितना आएगा पता,
ये 6.28 इंटू 10 का पावर -2, तो यहां पे रख दो 6.28 इंटू 10 का पावर -2 साइन ओमेगा। ओमेगा कितना है भाई, ओमेगा तो दिया हुआ था ना, ओमेगा 200 पाई, तो आप लिखोगे 200 पाई टी और प्लस कितना 200 पाई टी प्लस पाई बाय 2। तो देखना बच्चा, ये आपका इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस करंट का। मतलब यदि इक्वेशन पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यदि आप देखोगे आपसे पूछा जाता है, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखो, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसमें आप लोगों से क्या पूछा, रीडिंग ऑफ अमीटर। बच्चा रीडिंग आप सभी जानते हो, जो अमीटर एसी सर्किट में रीड करता है वो एक्चुअली में आई को नहीं रीड करता, आई आरएमएस को रीड करता है। तो आपसे पूछा जाए कि आरएमएस करंट कितना है, सीधा सीधा बात इतना है, तो आरएमएस करंट आप कितना निकालोगे। सर आरएमएस करंट तो होता था, याद है, आई नोट बाई √2। तो आई नोट कितना बच्चा, सर ये है कितना 6.28 इंटू 10 का पावर -2 बाई √2। आप डिवाइड कर लेना, जो भी होगा जो आंसर होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो छोटे छोटे सर्किट में आपको ये सब चीजें आना चाहिए। यदि आप चाहते हो एसी को बहुत बेहतरीन करना, आप चाहते हो कि एसी का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे बने, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में सेट होना चाहिए बच्चा, है नहीं। तो एक और क्वेश्चन पहले करते, फिर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो है आपके पास और इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते पहले। चलो बच्चा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ दिया गया, आप लोगों से पूछा गया कि भाई साहब एक बार क्या है कि अपने पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है कितना 1.5 माइक्रोफैराड। अब इसको हमने क्या करा, सर इसको हमने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया। अब यदि हम एसी सोर्स से जोड़ते हैं, इसका वोल्टेज कितना है सर 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है बच्चा, यहाँ हर्ज है, ठीक है भाई। अब यदि ऐसा है तो आप लोगों से पूछा क्या गया, सर हम लोगों से सबसे पहले पूछा गया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ कितना है। अरे बच्चा कैपेसिटिव रिएक्टेंस सभी बच्चे को मालूम है XC आप लोगों से पूछा गया, पहला नंबर क्वेश्चन। अब बताना किसी बच्चे को यदि XC का वैल्यू याद है, XC जानते हो आप लोग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहीं पे लिखते हैं। XC जो होता था बच्चा, ये होता है 1/ω/c के बराबर, तो 1/ आप लिख सकते हो 2πfc के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई कितना 3.14, या आप चाहो तो 22/7 भी लिख सकते हो। चलो मैं लिख देता हूं 22/7 ही, हाँ 22/7 इंटू एफ कितना बच्चा, सर ये 50 है, इंटू कितना सी का वैल्यू बताओ। अरे भाई ये तो सी पता था ना 1.5, देर है ना 3/2 ले लिया जाए, 3/2 इंटू 10 का पावर -6, क्योंकि ये माइक्रो था ना, माइक्रोफैराड था, तो सर हमने रख दिया वैल्यू। अब देखो मैंने इतना वैल्यू रख दिया। अब यदि आप सॉल्व करोगे बच्चा, ये 2 से 2 कटने वाला है तो काट लो। अब 7 से ये 50 कट जाएगा, लगभग 7 लिख दूंगा तो चलेगा क्या, 7 7 49, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके ही सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें। तो नहीं तो आप क्या कर लो ना 7 को ऊपर ले जाओ, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 ना, तो ये 66 इंटू 50, और ये 10 का पावर -6 ऊपर जाकर 10 का पावर +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बच्चा आप लोग देख लेना, सॉल्व कर लेना, है नहीं। तो जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही इतना ओम आपका आंसर होगा, ठीक है नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोगों ने इसको भी निकाल दिया भाई। अब यदि हम लोगों से निकल गया तो दूसरा पूछा जाए तो आरएमएस करंट बताओ बच्चा, आरएमएस करंट। अरे भाई आरएमएस पीक करंट पूछ दिया जाए तो देखो बच्चा, पहली बात तो आप लोगों को पीक करंट यहाँ पे ERMS दिया गया है। ERMS कितना है सर, ये है 220 वोल्ट। तो आपसे क्या पूछा गया सर, RMS करंट पूछा गया, IRMS कितना होगा सर, ये होगा ERMS/X सी। ERMS कितना बच्चा 220 XC का वैल्यू कितना बच्चा बता देना, XC कितना है आपका। बोले सर XC जो है ना, XC हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, इधर देखो, और ये है कितना। आप चाहो तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, इस टर्म में लिख देता हूं, हाँ ये घटने के बाद 22 इंटू 50 इंटू 3
बाई 7 है तो 7 को मैं ऊपर ले जाता हूं, 22 इंटू 50 इंटू 3 बाई 7 है तो इसको ऊपर ले गया, और ये 10 का पावर -6 तो 10 का पावर प्लस में 6 ऊपर लेके चले गए। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं। अब ये कटने पिटने वाला, ये 22 से 22 तो कट जाएगा सर, इधर बच जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/3 इंटू 10 का पावर, ओहो 15 होगा ना नीचे, तो 7/15 इंटू 10 का पावर हो जाएगा बच्चा 6। तो देख लेना इतना एम्पियर का करंट आएगा इसमें, है कि नहीं। अब देख लेना भाई कैलकुलेशन, एक बार सभी बच्चे देख लेना, चेक करके बता देना। हमको लग रहा है कि कैलकुलेशन में कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है क्या। करंट का यहाँ तगड़ा वैल्यू मिल रहा है भाई, ये 10 का पावर -6 माइक्रोफैराड की वजह से आया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ सही है ना, 100 ये दे दूंगा, -4 आ जाएगा। देख लेना बच्चा लोग एक बार कैलकुलेशन करके आंसर देख लेना, बाकी यदि कहीं कुछ कैलकुलेशन में कहीं कुछ हो गया होगा तो उसको एक बार चेक कर लेना आप लोग, हैं ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन में है क्या सर, इस बार ना क्वेश्चन में क्या दिया गया ध्यान से देखा जाए। इस बार क्वेश्चन में आप लोगों से दिया गया बच्चा कि एक इंडक्टर है जो है 200 मिली हेनरी का। अब इसको हमने ईएमएफ दिया, वोल्टेज दिया 100 साइन 100 पाई टी के बराबर। आपसे बोला इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट बताओ इसका। देखो बच्चा, ये पहली बात तो एल सर्किट है, एल मतलब कौन सा पता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब देखो बच्चा, प्योर इंडक्टिव सर्किट के आपके इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आपको याद है, I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो आप क्या करो, पहले तो आप इतना लिख डालो यहाँ पे कि सर हमारे हिसाब से इसका जो इक्वेशन होने वाला है वो I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 होना चाहिए। लेकिन बोले सर लेकिन क्या सर, I0 हमको निकालना पड़ेगा। I0 कितना है सर, ये E0/x L के बराबर, तो E0 तो इतना ही होगा। XL क्या था बच्चा, ये था सर 2πfL के बराबर, तो ये E0 कितना है बोल देना सर। E0 का वैल्यू अपने को मालूम है कितना, 100/2 इंटू पाई, तो पाई कितना 22/7 आप रख लो, इंटू है कि नहीं 22/7 इंटू कितना बच्चा एफ कितना है फ्रीक्वेंसी इसका। बोले सर फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है, तो एक काम करते फ्रीक्वेंसी निकालते पहले। हाँ देख 1 मिनट रुक जाओ, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देख लेना बच्चा, इसको निकाला जा सकता है, तो हम लोग टेंशन क्यों ले। चलो भाई फ्रीक्वेंसी इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, देखना 1 मिनट, क्योंकि आप जानते हो ओमेगा यहां दिया है। ओमेगा कितना है सर, ये 1000 पाई है, तो फ्रीक्वेंसी कितना था 2π/ओमेगा ना भाई साहब। फ्रीक्वेंसी को आप ओमेगा को लिखो ना 2πf, तो ये कितना है 2πf है सर, ये 1000 पाई के बराबर। पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया, ये 500 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना आया आपका 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो ये 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है बच्चा, तो आप 500 हर्ट्ज यहाँ पे रख दो फ्रीक्वेंसी के जगह पे। 500 इंटू सर कितना हो जाएगा एल क्या था सर इंडक्टेंस आपका 200 मिली हेनरी है, तो 200 आप तो लिख ही दो। तो ये 200 इंटू मिली का मतलब 10 का पावर -3 हेनरी है सर, ये तो है। अब इसको सॉल्व करना है, 7 को ऊपर ले जाओ बच्चा, तो ये 7 इंटू 100 हो जाएगा भाई। नीचे में देखना क्या क्या बच जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 500 इंटू 200 इंटू 10 का पावर -3। बच्चा देख लेना कुछ कटने पिटने वाला हो। 2 0 से सर 2 0 तक कट ही गया, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 1000 ये हो जाएगा। 1000 को 44 से गुना करोगे तो 7/44,000 ये हो जाएगा बच्चा, है कि नहीं। देख लेना एक बार, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा 1000। 1000 को आप 44 से गुना करोगे तो ये 44,000 हो जाएगा। 10 का पावर -3 से ये 3 0 लेके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/44। तो ये आ जाएगा भाई साहब I0 का वैल्यू तो आ गया सर 7/44 एम्पियर। अब I0 अपने को मालूम पड़ गया, तो हमने क्या करा, यहाँ करंट में लिख दिया I0 का वैल्यू कितना 7/44
44। आप चाहोगे तो डिवाइड करके पॉइंट में ले आना, कोई बड़ी बात नहीं है। इनटू कितना हो जाएगा साइन। सर ओमेगा कहां से आएगा? अरे बच्चा ओमेगा तो इक्वेशन में आपको यहां से दिया हुआ था। ओमेगा कितना है बोलो? सर ये 1000 पाई था ही, टी रखो माइनस पाई बाय 2। तो बच्चा हम लोगों ने क्या किया, इसके इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वेशन को भी निकाल दिया। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हाँ लेकिन इतना जरूर हम आपसे बोलेंगे कि थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इन सब चीजों पे आप नहीं सोचना स्टार्ट करोगे, जब तक काम करना शुरू नहीं करोगे, अब इतने सारे कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं कुछ कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हुआ हो, वो सबसे होता है, हमसे भी कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो उसके लिए वो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ इतना आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए यदि आप चाहते हो एसी सर्किट के सारे क्वेश्चंस आपसे बने तो बच्चा इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम अब क्या करेंगे, दो एलिमेंट को एक साथ कॉम्बिनेशन में देखेंगे, है नहीं। तो एसी सर्किट के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, और बहुत जल्दी एसी खत्म होने वाला, क्योंकि कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन के बाद एक एलआरसी सर्किट पढ़ना है और उसके बाद ये एसी खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते बच्चा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।